नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में केंद्रीय बजट 2025-26 बिल्कुल कॉम्पैक्ट समरी इसकी है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड समरी इसकी है। आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी और इसके बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो भी मिल जाएंगे। तो दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका जो ये केंद्रीय बजट 25-26 का है ये लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए उस तरह से पहले चीज़ें आ चुकी हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने कंप्लीट करके बनाया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि केंद्रीय बजट क्या है। तो केंद्रीय बजट या जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा है। ठीक है, और इसे मेनली दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो होता है रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा जो होता है वो कैपिटल बजट होता है। चलिए देखते हैं रेवेन्यू बजट क्या होता है। तो जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें राजस्व प्राप्तियां होती हैं यानी रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, और इसमें कर राजस्व में जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें आयकर आता है, जीएसटी आता है, कॉर्पोरेट कर आता है, उत्पाद शुल्क आता है, सीमा शुल्क आता है। तो यहाँ से जो आय आती है उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले जैसे कि लाभांश हैं, ब्याज हैं, जुर्माने हैं, ये सारे शुल्क शामिल होते हैं। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिवाइड होता है। क्या क्या चीजें होती हैं वो आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। इसमें सरकार के दैनिक परिचालन व्यय जैसे कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, सब्सिडी तथा सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च शामिल किए जाते हैं। यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो क्या होता है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं पूंजीगत बजट या फिर कैपिटल बजट। ये भी अगेन टू पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला इसका पार्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं। ये जो राशि होती है विभिन्न स्रोतों में जैसे कि जनता है, विदेशी सरकार या फिर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेकर जुटाई जाती है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी जो पूंजीगत व्यय होता है इसमें दीर्घकालिक निवेश शामिल होते हैं जैसे कि सड़क पुल निर्माण, मशीनरी की खरीद हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक कल्याण की परियोजनाएं, ये सारी। जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी कि राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है, यानी फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए, केंद्रीय बजट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो देखते हैं। तो सरकार के खर्च और राजस्व का पारदर्शी लेखांकन प्रस्तुत करना, आर्थिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत निर्णय को लागू करना, और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन को आवंटित करना, ये है केंद्रीय बजट का प्रमुख उद्देश्य। बजट प्रबंधन के तीन मुख्य कोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यानी भारत का जो समेकित निधि होता है या समेकित कोष होता है। तो भारत सरकार का जो मुख्य कोष है जहाँ पे सारे कर राजस्व, ऋण और सरकारी परिसंपत्तियों से जो आय होती है वो जमा होती है, और सरकारी व्यय में जैसे वेतन, पेंशन, कल्याणकारी योजनाएं इसी खाते में होता है। और इसमें पैसा निकालने से पहले संसद या सदन की स्वीकृति आवश्यक होती है। किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके बाद एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी भारत का आकस्मिकता निधि। तो अप्रत्याशित आपात स्थितियां जैसे कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध इत्यादि में तुरंत उपयोग के लिए रखी गई जो आरक्षित राशि होती है उसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड, और इसका उपयोग राष्ट्रपति की मंजूरी पर त्वरित रूप से किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी भारत का सार्वजनिक खाता। तो इस खाते में सरकारी योजनाओं, भविष्य निधि, बचत योजना और ट्रस्ट फंड से संबंधित धन होता है, और यहाँ से धन निकालने के लिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन संसदीय बजट का सीधा नियंत्रण इस पर नहीं होता है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आई कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है और पब्लिक अकाउंट क्या होता है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत की समेकित निधि या भारत का समेकित कोष है ये किस आर्टिकल में है, ऐसे ही जो कॉन्टिजेंसी फंड है ये किस आर्टिकल में है, और जो पब्लिक अकाउंट है ये किस आर्टिकल में है। तीनों का आर्टिकल रिलेट करके हमें आप कमेंट करिएगा। बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं। तो वित्त मंत्री ने देशभक्ति कवि गुराजादा अप्पा राव का उदाहरण लेते हुए कहा कि राष्ट्र सिर्फ उनकी मिट्टी से नहीं बल्कि वहां के लोगों से बनता है। उसी संदर्भ में उन्होंने विकसित भारत के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित किया। कौन कौन से, तो गरीबी पूर्णतः समाप्त करना, सर्वश्रेष्ठ स्तर की किफायती प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाना, गुणवत्तापूर्ण, किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, सभी कामगारों को आवश्यक कौशल देकर सार्थक रोजगार देना, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की कम से कम 70% की भागीदारी सुनिश्चित करना,
और भारत को विश्व के फूड बास्केट बनाने में किसान समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी बजट 25-26 की, और उसमें 6 प्रमुख लक्ष्य कौन थे तो वो आपने यहाँ पे देखे। इसके बाद विकसित भारत के 4 विकास इंजन तो कौन कौन से हैं, तो पहला इंजन उसमें जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि है, इसमें किसान जीवन समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं हैं। तो पहला जो है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये बजट की जितनी भी हैं इस बार की, जिसमें कहा गया कि कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्ष्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और फसलों में जो विविधीकरण लाना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई अवसंरचना को उन्नत करना, किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, और इससे एक अनुमान है कि 1.7 करोड़ किसान इस पहल से सीधे लाभान्वित होंगे। ठीक है। दूसरा जो है ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन निर्माण कार्यक्रम, जिसमें राज्यों के साथ मिलकर एक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिसमें कौशल विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा निवेश और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाना शामिल होगा। इस पहल के पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। तीसरा पार्ट है एग्रीकल्चर का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। तो तूर है, उड़द और मसूर पर 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, और अगले 4 वर्षों में नाफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से इन दालों को खरीद के लिए तैयार रहेंगी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना और आयात पर निर्भरता कम करना। इसके बाद फल और सब्जी कार्यक्रम में तो बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों को कुशल आपूर्ति श्रृंखला और प्रसंस्करण सुविधाएं और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नई योजना। पांचवा पार्ट है इसका कपास उत्पादकता मिशन। तो 5 साल में स्थिर उत्पादकता लाने, अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, और किसानों की आय बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्र है। इसके बाद जो केसीसी है यानी किसान क्रेडिट कार्ड में वृद्धि, तो अब जो है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई। इसमें लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसान बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा इंजन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई। तो एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है, और इसे उत्साहित करने के लिए क्या क्या किया गया, तो पहला इसमें एमएसएमई वर्गीकरण में व्यापक परिवर्तन, जिसमें निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाने की बात की गई है। इसमें एमएसएमई अधिक पूंजी, तकनीक उन्नयन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम होगा। दूसरी बात है कि ऋण पहुंच को आसान बनाना। तो गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 करोड़, जिससे ऋण प्राप्ति में सहूलियत होगी। और जो सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई, जिसमें 5 लाख तक की सीमा होगी और पहले 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी बात कही गई कि महिला एवं हाशिए पर उपस्थित उद्यमियों के लिए सहायता, यानी पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाएं उद्यमी जो होंगी, उनको अगले 5 वर्ष के लिए प्रत्येक को 2 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान, और इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो 2 इंजन हमने अभी तक देखे, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा एमएसएमई का। तीसरा जो है वो है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो इसमें पहला जो है कि मानव संसाधन में निवेश किया जाएगा। तो उसमें अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों में नवाचार की भावना का विकास होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की गई कि भारत नेट परियोजना के जरिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और ग्रामीण जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा दी जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक पहल में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल में उपलब्ध पुस्तकें प्रदान करने की में विविधता लाना। और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी जो कौशल विकास है, इसमें मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत टोकरा निर्माण, विनिर्माण और डिजाइन में विशेषज्ञता के लिए 5 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एआई उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ का आवंटन के साथ साथ संगणक विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर केंद्र स्थापित करना। और गिग वर्कर्स के लिए सहायता में गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ जो गिग वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा। दूसरी इसमें जो चीज कही गई कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश, तो पीपीपी मॉडल के तहत परियोजनाएं यानी बुनियादी ढांचे से जुड़ी मंत्रालय अगले 3 वर्षों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार करेंगे। रियायती ऋण यानी 50 वर्षों के लिए जो राज्यों को दिया जाएगा, उसमें विकासशील योजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण का आवंटन भी किया जाएगा,
द्वितीय परिसंपत्तियां मुद्रीकरण योजना जो कि 2025 से 30 के लिए है। लक्षित जो पुनर्निवेश है 10 लाख करोड़ और नए बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा। जल जीवन मिशन जिसका कि विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति, अवसंरचना और रखरखाव हेतु स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी। और जो शहरी चुनौती निधि है यानी अर्बन चैलेंजेस फंड, इसमें विकास के केंद्र के रूप में शहर पुनर्विकास और जल स्वच्छता पहल के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है नवाचार पर निवेश। तो अनुसंधान व विकास, तो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित R&D पहल के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के लिए अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को विकसित करने हेतु निधि बनाई जाएगी। तकनीकी अनुसंधान में जो फेलोशिप्स यानी IIT और IISc में 10,000 फेलोशिप बढ़ी हुई सहायता के साथ होगी। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन में शहरी नियोजन हेतु आधारभूत भू स्थानिक डेटा निर्माण होगा। भारतीय ज्ञान संरक्षण मिशन के लिए 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का राष्ट्रीय भंडार होगा। तो हमने 3 इंजन देखे। चौथा इंजन है इसका निर्यात, यानी पहला एग्रीकल्चर का, दूसरा MSME का और तीसरा इन्वेस्टमेंट का। अभी ये एक्सपोर्ट का पार्ट है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख पहलें की गई, तो MSME निर्यात संवर्धन कार्यक्रम यानी MSME के निर्यात प्रयासों को वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। भारत ट्रेड नेट जिसको कि BTN कहते हैं, एकीकृत डिजिटल मंच जो व्यापार, कागजी कार्रवाई और वित्तीय लेन देन को सरल बनाएगा। तीसरा है इसका उद्योग 4.0 के तहत घरेलू विनिर्माण समर्थन यानी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर मेड इन इंडिया निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाना। चौथी चीज है इसमें हवाई कार्गो अवसंरचना में उच्च मूल्य नाशवान वस्तुएं जैसे कि फल है, मजे वाली जो मछली इत्यादि, इनके निर्यात के लिए हवाई परिवहन व भंडारण की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। ठीक है। बजट 2025-26 में सुधार के उपाय क्या क्या बताए गए हैं? तो बीमा क्षेत्र में FDI यानी अब जो बीमा कंपनियां हैं उसमें 100% FDI की अनुमति दी जाएगी बशर्ते संपूर्ण निवेश भारत के भीतर रखा जाए। विनियामक सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति यानी अनावश्यक लाइसेंस तथा परमिट हटाने, अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और शासन में विश्वास बढ़ाने के लिए। राज्यों का निवेश मित्रता जो सूचकांक है, सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु राज्यों को रैंक करना। और जन विश्वास विधेयक 2.0 यानी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को कारगर बनाने हेतु 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त करना। तो ये सारी चीजें जो 2025-26 के बजट में सुधार के उपाय बताए गए हैं। इसके बाद इसमें है राजकोषीय समेकन और लक्ष्य। तो वित्त मंत्री ने बजट 25-26 में राजकोषीय समेकन को प्राथमिकता बताया, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटा को कम करके सरकार के ऋण स्तर को स्थिर करना। अब अगर हम 24-25 में देखें कि राजकोषीय घाटा 4.8% था GDP का, और 25-26 में जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है वो 4.4% रखा गया है। ठीक है। अनुमानित जो प्राप्तियां और व्यय हैं 2024-25 वर्सेस 25-26, तो कुल प्राप्तियां जो हैं बिना उधार के 31.47 लाख करोड़ और 25-26 के लिए 34.96 लाख करोड़, जिसमें शुद्ध जो कर राजस्व 24-25 का देखें तो 25.57 लाख करोड़ और 25-26 के लिए 28.37 लाख करोड़। कुल व्यय अगर देखें तो 24-25 में 47.16 लाख करोड़ और 25-26 में 50.65 लाख करोड़। और पूंजीगत जो व्यय है 24-25 का 10.1 लाख 8 करोड़। ठीक है। और उसके बाद कर सुधार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान जो है, तो प्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए तो व्यक्तिगत आयकर राहत क्या क्या दी गई, यानी 12 लाख तक के आय पर कोई कर नहीं और 12.75 लाख तक आय वाले कर्मचारियों को 75,000 की मानक कटौती के बाद कर से मुक्त किया गया। ये जो है आयकर का स्लैब दिया गया, 0 से 4 लाख तक का 0%, 4 से 8 लाख तक का 5%, 8 से 12 लाख तक का 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक है तो 30% का पूरा एक जो इनकम टैक्स स्लैब दिया गया है संशोधित करके। TDS और TCS सुधार में तो ब्याज पर TDS सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। किराए पर TDS सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है और TCS संग्रह सीमा कितनी है 10 लाख तक। अवकाश विलंबित TCS भुगतान को अपराध मुक्त रखा गया है। अनुपालन में सरलता में कर रिटर्न दाखिल करने की जो सीमा है 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष। छोटे जो धर्मार्थ ट्रस्ट हैं उनके लिए पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। 2 जो स्वनिवास संपत्ति कर मुक्त मानने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बचत और NPS जो वात्सल्य खाते की बात हो उस पर निकासी पर छूट दिया जाएगा। इसके बाद
जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया गया, तो विनियामक सहजता में क्या है कि 3 वर्ष की अवधि के लिए कर निश्चितता देने वाली नई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन योजना है, जिसमें कहा गया है कि उन गैर निवासीय कंपनियों के लिए अनुमानित कराधान जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को सेवाएं प्रदान करती हैं, उसके बाद जो अंतर्देशीय जहाज हैं के लिए शुल्क लाभ का विस्तार करना। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया, इसमें निगमन अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड की बात करें तो बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए पेंशन और सॉवरेन वेल्थ स्कीम की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। सीमा शुल्क सुधार और निर्यात संवर्धन में तो शुल्क संरचना में सरलीकरण, जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादों को कई दरों को हटाकर शेष मदों पर असर बनाए रखते हुए और अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं तो कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक बीमारियों की 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह बीसीडी से मुक्त कर दिया गया है और 37 अन्य दवाओं को भी 13 रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत दवाओं में छूट प्राप्त है। घरेलू विनिर्माण में तो 25 महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि कोबाल्ट है, लिथियम आयन बैटरी है, अपशिष्ट सीसा जस्ता, इनको पूर्ण तरीके से बीसीडी से छूट दी गई है। वस्त्र क्षेत्र में देखें तो आपको 2 और सटल रहित जो करघे हैं उनको पूर्ण छूट दी गई है। बुने हुए कपड़ों पर बीसीडी बढ़ाकर 20% या 115 किलोग्राम जो भी अधिक हो वो किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो जो IFPD है यानी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी 20% किया गया है। ओपन जो सेल है उस पर बीसीडी 5% घटाकर कुछ हिस्सों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें मोबाइल बैटरी निर्माण के लिए 35 तथा 28 पूंजीगत वस्तुओं को छूट सूची में शामिल किया गया है। जहाज निर्माण उद्योग में आप देखें तो कच्चे माल पर बीसीडी छूट को अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो निर्यात संवर्धन की बात है कि हस्तशिल्प निर्यात पर बीसीडी छूट और गीले जो चमड़े हैं उस पर बीसीडी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। फ्रोजन फिश और पेस्ट बीसीडी 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है और झींगा मछली फीड पर जो फिश हाइड्रोलिजेट बीसीडी 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये जो केंद्रीय बजट 2025-26 की समरी थी, यहाँ पे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने सारी शामिल कर ली। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो MCQ वो देख लेते हैं, चीज़ें हमारी लगभग पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है। ठीक है, तो थीम क्या है, सबका विकास है। ये जो बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमन जी ने और वो बजट पेश किया 8वीं बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बजट जो है प्रस्तुत किया इन्होंने। तो बजट 25-26 की जो थीम सबका विकास और जो समावेशी, संतुलित और अस्थायी विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने प्रमुख विकास इंजन पहचाने गए, तो हमने ऊपर ही देखा वो 4 थे, 4 विकास प्रमुख इंजन। एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो आपने ऊपर इसको भी देखा 1.7 करोड़। देखिए प्रश्न जो है ऐसे ही लगभग पूछे जाते हैं। तो जो योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को कवर करेगी, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किस कालावधि के लिए घोषित किया गया है, तो वो किया गया 6 वर्षों के लिए, जिसमें तूर है, उड़द है, मसूर के लिए 6 वर्षों का मिशन जलवायु अनुकूल बीजों और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी बढ़ाई गई है, तो 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 लाख तक का कर दिया गया, जिसमें क्या होगा 7.7 करोड़ किसानों को अधिक ऋण सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो की जाएगी बिहार में। तो मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र के लिए फोकस योजनाओं से कितनी नौकरियां सृजित होंगी, तो वो होंगी 22 लाख। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 22 लाख रोजगार सृजित होंगे और ये क्षेत्र 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स में कितनी राशि जोड़ी गई है, तो 10,000 करोड़ की राशि स्टार्टअप में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल जीवन मिशन का जो परिव्यय है 2025-26 के लिए कितना है, तो वो 67,000 करोड़ है और इस परिव्यय से ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन में कितनी राशि प्रस्तावित है, तो 20,000 करोड़ प्रस्तावित है। इस मिशन में स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय को निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, तो 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितनी ऋण सीमा निर्धारित की गई है? तो 30,000 की। और बजट में जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूपीआई लिंक है 30,000 की ऋण सीमा वाला क्रेडिट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट में अटल टिंकरिंग लैब्स कितनी स्थापित करने की घोषणा की गई? तो आपने ऊपर देखा ही 50,000 अगले 5 वर्षों में। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई है? सरकारी स्कूलों में नवाचार को डेवलप करने के लिए किया गया है। और बजट 2025-26 में प्रत्यक्ष कर छूट सीमा क्या रखी गई है कटौती के साथ लेकर? तो 12.75। वेतनभोगी करदाताओं के लिए कटौती सहित आयकर छूट जो है वो 12.75 लाख तक बढ़ा दी गई है। और बजट में राज्यों को हस्तांतरण की अनुमानित राशि 2025-26 के लिए कितनी है? तो 25.6 लाख करोड़ है। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित दोनों के लिए ये इतना मतलब हस्तांतरित करने का अनुमान है। तो ये पूरा कंप्लीट जो बजट के एक हिसाब से समरी थी, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है यानी जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमने यहाँ पे पूरे कवर